शायद अच्छे होंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो थर्ड है, चैप्टर थर्ड, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था, और इसके अंतर्गत हमने जो है मीटर बीज, पिछले बार जो है मीटर बीज देख लिया था। ठीक है भाई, जो कि व्हीट स्टोन बीज के बेस पे काम करता था। आज हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का जो है देखेंगे, और वो कहलाता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में भी ये ध्यान दे कि ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है ना। इसके अंतर्गत दो एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंतर्गत किए जाते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो है प्रैक्टिकल तो है ही है, तो आपको प्रैक्टिकल तो इसका जानना ही है। और उसके अलावा क्या है, इसके जो काफ़ी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड होते हैं, है ना, फिगर बेस्ड होते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जब आप इसके प्रैक्टिकल्स को जान पाएंगे, या इसका पर्टिकुलर जो थ्योरी है, इसका जो फार्मूला है, यदि अगर आप जान पाते हैं तो ही आप जो है इसके क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके मैकेनिज़्म को जो है ध्यान से समझिए, और यदि अगर प्रैक्टिकल होता है तो हम आपको उस समय बाद में इसको करवाएंगे, है ना। तो आप देखें, जो मीटर जो आपका व्हीट स्टोन बीज होता है, एक जो है काफ़ी जो है वर्सेटाइल या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी जो है नल डिफ्लेक्शन के बेस पे काम करने वाला जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड, आपको ये मालूम है कि जो पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर होता है उसमें करंट की वैल्यू क्या बता देता है, 0 बता देता है। ठीक है भाई, तो इसके पहले वाले जो अपन ने मीटर बीज देखा था, तो उसमें कोई भी जो वायर था उसका हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है भाई, याद होगा आपको। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर से हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट होता है कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमें कोई दो सेल दिए गए, मान लीजिए एक सेल जो है लेक्लांसी सेल ले लेते हैं, मान लो, है ना, लेक्लांसी सेल ले लेते हैं, और एक दूसरा जो है डेनियल सेल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक सेल लेक्लांसी सेल ले लिया, दूसरा सेल डेनियल सेल ले लिया। अब मान लीजिए जैसे लेक्लांसी सेल है, इसका हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ मालूम है, मान लीजिए E1 इसका ईएमएफ हमें मालूम है। ईएमएफ आपको मालूम होता है ना, कि जब कोई भी जो सेल है अगर वो ओपन सर्किट में है, उस समय उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ यदि अगर हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए इसका जो है हमें मिल जाता है, मान लीजिए 1.1, है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला हुआ है। ठीक है, सॉरी वोल्ट मिला हुआ है। और ऐसा ही डेनियल सेल लेते हैं, तो मान लीजिए उसका जो है ईएमएफ 1.4 या 1.5 वोल्ट के आसपास मिलता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको ये सेल मिले हुए। यदि अगर मान लीजिए हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, E1/E2 निकालते हैं, तो ये कुछ मिलेगा, है ना, 1.1 1.5 करके समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ से जो रेशियो हो रहा है E1/E2 जो रेशियो ले रहे हैं अपन 1.1 1.5 जो रेशियो ले रहे हैं, तो ये जो हम डायरेक्ट एक तो निकाल सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड जो है इनका ईएमएफ का कंपेयरिंग कितना होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम मान लीजिए इससे यदि अगर लेते हैं डायरेक्ट, तो सेल का जो है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और साथ में और भी कुछ जो है सेल के रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो उसके वजह से यदि अगर हम इनका जो E1/E2 का रेशियो निकालते हैं, है ना, वो कुछ कम या ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन यदि अगर मान लीजिए हम नल डिफ्लेक्शन के बेस पे यदि अगर इसको निकालते हैं, तो ये जो है हमें ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। इस वजह से हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से जो सेल होता है उसका हम जो है ईएमएफ का कंपेयरिंग या ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो हम सेल का E1 देखते हैं, इनका जो रेशियो निकालते हैं, है ना, पॉइंट जो है 2.1 या 0.5 वगैरह के आसपास जो रेशियो मिलता है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो है ये नल डिफ्लेक्शन के बेस पे जो है अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो नल डिफ्लेक्शन के लिए पहले ज़रा हम इसमें जो देखें, एक चीज़ इसमें आती है, वो आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है क्या होता है,
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आपका कहलाएगा कि जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो फॉल डाउन होता है। तो ये जो इस तरीके से जो पोटेंशियोमीटर होता है इसमें नंबर ऑफ़ वायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लगभग जो है 10 वायर होता है, और एक हर वायर जो है 100 सेंटीमीटर का लगभग होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक लिया 100 सेंटीमीटर, फिर ये इससे क्लैंप रहेगा, फिर यहाँ वायर, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ से वायर। तो इस तरीके से ये मान लीजिए अगर 10 वायर है तो इस तरीके से ये लगभग जो है 1000 सेंटीमीटर के आसपास का इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये यहाँ से अपन ये लेंगे। अब इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल जो फॉल डाउन पर यूनिट लेंथ लेते हैं वो जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ये जो है हमारा जो पर्टिकुलर फार्मूला है V इक्वल देन ओम्स लॉ से, मान लीजिए यदि अगर कहीं पे हमने वोल्टेज लिया हुआ है तो V इक्वल देन है ना IR होता है, ये हमें मालूम है। अब दूसरा जो है हमें ये मालूम है कि जो यदि अगर रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला तो R इक्वल देन रो L बाय A होता है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। यदि अगर हम R की वैल्यू रख दे तो V इक्वल देन I हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी होगी, रो L बाय A। अब इस फार्मूले आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं I रो L बाय A। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो I है ये करंट बता रहा है, I जो है ये करंट को बता रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे I जो है ये करंट हो गया, और रो तो आपको मालूम है जो वायर ले रहे हैं, ये यूनिफॉर्म वायर जो ले रहे हैं इसकी रेजिस्टिविटी होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो वायर है इसकी रेजिस्टिविटी है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी इस वायर की, क्योंकि वायर एक ही प्रकार का इस्तेमाल हुआ है। और फिर ये चीज़ आती है एरिया, तो एरिया हम पाई आर स्क्वायर है ये निकाल सकते हैं, है ना। तो ये वायर का जो डायमीटर लेते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, यदि अगर इस सर्किट में है ना हम कांस्टेंट करंट दे दें, कांस्टेंट करंट ये देकर दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ए है ये भी हमने कांस्टेंट ले लिया वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेजिस्टिविटी वायर की भी फिक्स है। तो कहने का मतलब है यदि अगर हम इन चीज़ों को फिक्स कर देते हैं तो V इक्वल देन यहाँ पे KL हो जाएगा, है ना। वोल्टेज इक्वल देन जो है K इंटू L होगा, तो यानी कि V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L हो गया। यानी जो वोल्टेज में चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेंथ के प्रोपोर्शनल। तो इसी के बेस पे पोटेंशियोमीटर काम करता है। यहाँ पे जैसे जैसे लेंथ यदि अगर बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका जो पोटेंशियल जो है ये इंक्रीज़ होते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये इंक्रीज़ होते जाएगा। तो कहने का मतलब यदि अगर हम ये फार्मूला ले लें तो V इक्वल देन यहाँ पे क्या हो रहा है, KL हो रहा, तो K इक्वल देन क्या हो गया, V बाय L। तो ये कहलाता आपका पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट या है ना पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, पर यूनिट लेंथ अपन कहते हैं। तो ये वाले जो है पर्टिकुलर जो फार्मूला है इसका हम ये जो है पोटेंशियोमीटर के केस में यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, है ना। अब हम इसके कनेक्शन के ऊपर जाते हैं। जब आप लैब में जब आप आते हैं तो इसका कनेक्शन जो है, कनेक्शन का एक आपको आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली प्रैक्टिकल में हम लोग कनेक्शन करके देते हैं, परंतु यदि अगर आपसे पूछा जाए भाई कनेक्शन किस तरीके से करना है तो कनेक्शन जो है ये आपको आना चाहिए। तो कनेक्शन के लिए आप देख ले इस तरीके का कनेक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जो है ये बैटरी लगी रहती है, ये बड़ी बैटरी होती है, ये ऑक्सिलरी बैटरी या इसको हम ड्राइवर बैटरी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ड्राइवर बैटरी के ज़रिए जो है ये यहाँ पे हम इसको पर्टिकुलर जो है पोटेंशियल डिफरेंस या EMF देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, करंट इस तरीके से यहाँ से जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे ये ध्यान दें कि इस जो बैटरी है इसका प्लस टर्मिनल इसके साथ लगा दिया जाता है। अब हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होता है कि E1 बाय E2 इनका जो है रेशियो फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ जो पोटेंशियोमीटर और डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हम लगा देते हैं इसका A टर्मिनल पे, है ना, यानी पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे। ऐसा ही दूसरा वाला जो है एक दूसरा सेल ले लिया, मान लीजिए लेक्लांसी सेल ले लिया, तो लेक्लांसी सेल का जो पॉजिटिव ये भी A टर्मिनल में लगा देते हैं। दूसरा डेनियल सेल लिया मान लीजिए, तो इसका वाला भी पॉजिटिव इस पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि तीनों जो आपके सेल है उनका पॉजिटिव A टर्मिनल में ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये 2 वे की से लगा दिया जाता है। ठीक है भाई,
तो टू वे की में क्या होते हैं, इस तरीके से ये 2 पॉइंट लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल का ये पॉइंट लगा दिया जाता है नेगेटिव वाला, और दूसरा सेल का ये नेगेटिव पॉइंट लग गए, और फिर यहाँ से एक और टर्मिनल रहता है। तो यहाँ से ये कॉमन वाले टर्मिनल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, ये वाले टर्मिनल वायर लेके। तो क्या हो सकता है कि एक टाइम में यदि अगर मान लीजिए हम दोनों के बीच में की लगा देते हैं तो ये सेल कांटेक्ट में आ जाता है, E1 कांटेक्ट में आ जाता है। और दूसरे बार में यदि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से की निकाल के दूसरे वाले में लगा दी तो E2 वाला सेल कांटेक्ट में आता है। इस तरीके से क्रम से बारी बारी से दोनों सेल को लगा लिया जाता है, और बाद में जो हमारा नल डिफ्लेक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई किस लेंथ पे ये पॉइंट बैलेंस हो रहा है, और वो पर्टिकुलर लेंथ लेके फिर जो उसका फार्मूला होता है E1/E2, इसका रेशियो निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो आपको बताया था थर्ड वाले पॉइंट, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, और गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद में गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन पे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ना सेल के जो पॉइंट होगा और ये वाला जो सेल लेते हैं, इनके पॉइंट क्या हो गए, जहाँ पे बराबर होते तो वहाँ नल पॉइंट डिफ्लेक्शन बताता है। अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले यदि अगर E1 सेल कांटेक्ट में आता है तो मान लो कि आपका जो है L1 लेंथ पे N1 पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। सिमिलरली सेकंड को यदि अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो मान लो कि जो आपका ये L1 लेंथ पे और ये मान लो L2 लेंथ पे ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये इधर का जो है कनेक्शन हो गया। अब दूसरा वाला जो ये आपका बैटरी थी ऑक्सिलरी या ड्राइवर बैटरी, तो उसका वाला जो सेकंड टर्मिनल ये हम रिहोस्टेड या रेजिस्टेंस से लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस के साथ में फिर यहाँ पे एक और की लगा देते हैं। तो ये वाला जो हम की लगाते हैं ये मेनली आपका हो जाएगा कि यहाँ से जो करंट यहाँ पे दे रहे हैं है ना, वो उसको डिनोटेट कर देगा। और साथ में यहाँ पे एक जो है ये ध्यान दें मिली एम्पियर भी लगा दिया जाता है। तो मिली एम्पियर के जरिए जो है यहाँ से कांस्टेंट करंट है ना ये फ्लो होगा, क्योंकि आर आपने देखा था R इक्वल देन रो L बाय ए पे, और V इक्वल देन जो आई आर से लिया था, तो यहाँ पे जो आई लिया था अपन ने ये कांस्टेंट करंट इससे होना चाहिए। तो कांस्टेंट करंट हम फिक्स कर देंगे, जैसे 50 मिली एम्पेयर के लिए कितनी रीडिंग है, 60 मिली एम्पेयर के लिए कितनी रीडिंग है, 70 मिली एम्पेयर के लिए कितनी रीडिंग है, ये लिया जाएगा। अब यहाँ से ये पॉइंट पे यदि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एंड का हो जाता है। इसमें एक चीज़ और लगी है वो है ये रिहोस्टेड। तो ये रिहोस्टेड जो लगा हुआ रहता है, मान लीजिए यहाँ से होकर अधिक करंट यदि अगर जाता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर को जो है ये डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। तो ये हाई रेजिस्टेंस जो है, हाई रेजिस्टेंस इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये हाई रेजिस्टेंस लगभग 1500 ओम या 2000 ओम का निकाल के रख दिया जाता है, ताकि यदि अगर ज़्यादा करंट भी यदि अगर हो है ना तो इससे होके जाए और गैल्वेनोमीटर को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई जो सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस का जो वायर, हाई रेजिस्टेंस का जो RB जो बॉक्स है वो क्यों यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमीटर के केस में। तो इस तरीके से ये सर्किट जो है ये कंप्लीट होता है, और इसको जो है हम जो पर्टिकुलर किरचॉफ के रूल्स के बेस पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा ये आपको जो पोटेंशियल जो होगा प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के पर यूनिट, इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो यदि अगर यहाँ पे हम देखें तो किरचॉफ का जो है सेकंड रूल हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, किरचॉफ जो है यदि अगर सेकंड रूल लेते हैं तो सेकंड रूल से आपको मालूम है कि जो टोटल समेशन ऑफ जो चेंज इन वोल्टेज होता है डेल V इक्वल 0 होता है, यानी करंट और रेजिस्टेंस का जो आपका प्रोडक्ट होगा है ना, सभी पर्टिकुलर जो सर्किट में जितने रेजिस्टेंस और करंट है उनका जो सम लेते हैं वो 0 के इक्वल। तो यहाँ से यदि अगर सपोज़ करो पहले वाली कंडीशन के लिए लेते हैं कि पूरा सर्किट कर लेने के बाद में यहाँ से सपोज़ करते हैं ये की को भी प्रेस कर देते हैं K1, और तो यहाँ से कांस्टेंट करंट चालू हो जाता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से ये वाला की K2 मान लीजिए K2 की लिया, इस यहाँ पे लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से E1 जो है सर्किट में आ जाएगा। वैन सेल है ना, सेल जो है E1 है ना, सेल E1 इन सर्किट, इसको ले लेते हैं। तो ये सर्किट E1 जो है सर्किट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो किरचॉफ रूल से अपन ले सकते हैं कि भाई जो K है ना L1 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल ही हो गया ये एक तरीके का है ना,
और प्लस में यदि अगर गैल्वेनोमीटर लेते तो वहाँ पे 0 बता देते हैं। यानी कि ये वाला जो लूप है हम, है ना, ये लूप जो लूप कौन सा ले सकते हैं, N1 है ना, N1 ले सकते हैं, और G, और मान लीजिए, है ना, ये पॉइंट को हमने 3 कहा है, या जो भी गैल्वेनोमीटर का पॉइंट 3, और फिर यहाँ पे ले सकते हैं वापस A। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले E1 कांटेक्ट में आता तो KL1 प्लस 0, गैल्वेनोमीटर से 0, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका किसके बराबर है, E1 के बराबर है। तो E1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये KL1 होगा, है ना। ऐसा ही यदि अगर अब जो है, पहले जब हमने E1 लगाया हुआ है, सेल E1 सर्किट में आ गया, अब सेकंड में हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ से की निकाल के ये वाले में लगा देते हैं, सेकंड वाले में। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन, है ना, E2 सेल इन सर्किट, E2 सेल इन सर्किट में यदि अगर आ जाता है, तो इस केस में भी उसके टर्मिनल पे जो है ना वोल्टेज जो फॉल डाउन हो रहा, या यहाँ से हम ले रहे हैं E2, ये क्या हो जाएगा, के, है ना, L2 के बराबर हो जाएगा, सेकंड के प्रोपोर्शनल था ये, है ना, लेंथ के। तो ये दोनों को अगर हम रेशियो ले लें तो E1/E2 ले लें, तो यहाँ से होगा L1/L2। तो इस तरीके से हम जो है ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, मान लीजिए लेंथ N2 वाले यहाँ बैलेंस होता है, इनका जो लेंथ मिलेगा, मान लीजिए एक का लेंथ 650 मिल गया और दूसरे वाले का मान लीजिए 620 मिल गया, दोनों को डिवाइड करके हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो हर बार जो कांस्टेंट करंट, मान लो 50 मिली एम्पियर, फिर 60 मिली एम्पियर, और जो है 70 मिली एम्पियर, 3 रीडिंग के लिए, है ना, निकाल लेते हैं। यानी 50 मिली एम्पियर पे एक बार आपको L1 कितना मिल रहा, और फिर 50 मिली एम्पियर पे L2 कितना मिल रहा है, और इनका रेशियो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और E1 E2 की जो 3 रीडिंग मिल गई रेशियो की, उसका एवरेज निकाल के हम ये निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे E1 और रेशियो स्टैंडर्ड सेल का जो है EMF का रेशियो कितना हो जाएगा। तो ये जो है आपका पहला वाला जो है आपका एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी में पोटेंशियोमीटर में एक और एक्सपेरिमेंट है, और वो है, ये है टू डिटरमाइन, है ना, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, सेल। तो सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना होता है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम किस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो है बाकी चीज़ें तो आपकी ये सेम होगी जैसे पिछले बार करा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बैटरी है, ये प्लस और माइनस, तो इसका A टर्मिनल से लगा, ये पिछले बार भी ऐसे ही था। फिर यहाँ से R भी एक हाई रेजिस्टेंस, ताकि गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी हो सके। और यहाँ से की K1 ये क्लोज करेंगे, तो यहाँ से है जो है कांस्टेंट करंट जो है I ये फ्लो हो सके, ठीक है भाई। ये सर्किट यहाँ से क्लोज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपको फार्मूला आपको मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये फार्मूला जो अपन ने पिछले बार देखा था, R = R है, और यहाँ पे जो E क्या था, V, है ना, -1, ये अपन ने निकाला हुआ था पिछले बार, ठीक है भाई, याद होगा आपको। पिछले बार जब हम ये पढ़ रहे थे सेल के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस, तब मिला था ये फार्मूला। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता लगानी है, एक तो E पता लगाना है और यहाँ से V पता लगाना है। तो जो पिछले मेथड में आपने देखा था, हमने जो लेंथ को जो बैलेंस किया था, जैसे E ∝ L है, तो पहले वाला E1 लिया था, तो KL1 लेंथ मिल गई थी। तो कहने का मतलब एक तो सेल हो जाएगा। तो ये देखिए, एक सेल यहाँ लगाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव सेल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा दिया। अब इस सेल के साथ क्या किया गया, इस सेल के साथ में एक पैरेलल में ये एक R भी लगा दिया गया, इसमें ध्यान दे, है ना। तो इसको चाहो तो आप बड़ा फिगर भी इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये सेल, ये कि R भी लगाया गया, यानी एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे ध्यान दें कि एक ये हाई रेजिस्टेंस या R, यहाँ एक हाई R भी लगता है। ये काहे के लिए लगता है, ये गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए। और दूसरा वाला जो R भी निकलता है, वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, R = R, E/V -1, ये फार्मूला आपको चाहिए, तो यहाँ पे R भी चाहिए। तो ये वाला जो R है आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्मॉल r = E/V -1, ये आपका फार्मूला है।
तो यहाँ पे एक सेल जो ये आपने लगाया हुआ है, ये प्लस और माइनस वाला, है ना, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से ये की लगी हुई है K2, तो K2 जो है पहले हम ओपन रखते हैं, तो ये जो सेल है आपका E1 ये सर्किट के कांटेक्ट में आ जाता है। तो पहला वाला प्रोसीजर तो सेम है ना। पहले क्या करते हैं हम, व्हेन, है ना, K2 जो है फर्स्ट वाले में K2 जो है ओपन रखते हैं और K1 जो है क्लोज कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि E1 जो सेल, ये E या E1 सेल जो है ना भाई, ये इन सर्किट, ये सर्किट में आ जाएगा। तो यदि अगर ये सर्किट में आता है तो ये पुराना जो मेथड आपने ईएमएफ निकालने के लिए दो सेल का किया था, तो E जो है प्रोपोर्शनल टू जो है लेंथ लेते हैं, या E1 इक्वल देन, है ना, KL1 हो जाएगा। तो मान लो एक सर्किट ले लिया, अब क्या करेंगे, K1 तो आपने क्लोज किया ही था, यहाँ पे K1 क्लोज किया था, अब K1 एज वेल एज K2 भी क्लोज करेंगे, है ना। तो K1 एज वेल एज K2 ये भी क्लोज करेंगे आप, ये दोनों को क्लोज करेंगे। तो अब जो है ये सेल के साथ में RB भी ये सर्किट में आ जाएगा। तो इस केस में फिर से आप क्या करेंगे, जो V है, ये जो ये ले रहे हैं आप, है ना, जो वोल्टेज यहाँ पे ले रहे हैं, है ना, इसकी वाली वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है भाई। तो ये V प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये K, ये L2 लेंथ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कितना होगा, यहाँ पे V इक्वल देन K, है ना, और L2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जो फार्मूला आपका दिया हुआ था, तो फार्मूला R था बराबर R, और यहाँ पे E/V और -1 हमने ये निकाला था। तो R इक्वल देन ये तो हो गया आपका R, और E की वैल्यू क्या है यहाँ पे KL1, और V की वैल्यू है KL2 और -1, तो ये K कैंसिल आउट हो गया, और स्मॉल r इक्वल देन क्या हो गया, कैपिटल R, और L1/L2 और -1। ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, या है ना, उसका जो है हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें वैल्यू मालूम होना कैपिटल R की, तो कैपिटल R की वैल्यू मालूम है। ये जो है हम जब K2 को सर्किट में लेंगे और यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, मान लीजिए R हमने 2 ओम निकाल दिया, तो यहाँ पे 2 ओम का आ जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मान लो जैसे हमें R निकालना है, तो R और यहाँ पे फार्मूला L1/L2 और -1 है। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे अपने R निकाल दिया 2 ओम या 5 ओम का निकाल दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 हो गया मान लो। अब मान लीजिए ये जो है लेंथ, हम कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट जो है मिडिल में ही आए। एक चीज़ और ये ध्यान दें, जब पूरा सर्किट हो जाता है तो हम एक एंड पे, जैसे ये C वाले एंड पे टर्मिनल टच करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन आता है, और अगर A वाले में टच करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्शन आता है। यदि अगर एक ही डायरेक्शन में आए तो आप समझ लीजिए या तो सर्किट गड़बड़ है या कहीं पे लूज कनेक्शन है, तो फिर हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपका 5 है, और L1 मान लीजिए कि आपका ये आ गया जो है 500 पे आ गया मान लो, है ना, 500 पे आ गया। उसके बाद जो है L2 भी ऐसे आपने लिया तो 400 सेंटीमीटर पे आया, और फिर -1। तो ये थोड़ा आप सॉल्व कर ले, तो R इक्वल देन ये 5 होगा। मान लीजिए 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ से 4 कर दिया, और यहाँ से 5 माइनस जो है ना, और यहाँ पे जो है रेशियो ले लेते हैं, तो 5 माइनस से यदि अगर 4 करते हैं ये एलसीएम लेके तो 1 आता है, तो इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो 5/4 के साथ जो डिवाइड होगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरीके से आ सकता है। तो आप पहले स्टैंडर्ड यानी E1 और E2 को सीधा, सेल को सीधा जो है वोल्ट मीटर से आप जो है ये जो है वोल्टेज निकाल लीजिएगा। चूँकि वोल्ट मीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उतना एक्यूरेट नहीं होता। इस वजह से मैंने बताया था आपको पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो उनका रेशियो और ये रेशियो, तो कितना जो है डिफरेंस आया ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई। तो आशा है आपको पोटेंशियोमीटर जो है वो क्लियर हुआ होगा। ये और भी अच्छे ढंग से जब आप जो है प्रैक्टिकल करते हैं तो जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और लेकिन चूँकि आपको बताया इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और जो पर्टिकुलर फार्मूला है और उसकी जो थ्योरी है, और आपको जो है इसका
फिगर या डायग्राम बना के दिया जाता है। तो आप अच्छे से इनके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर ले और आप देख लें, है ना। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। पुराने वीडियो जो है हमारे मीटर ब्रिज के, व्हीटस्टोन ब्रिज के, ये पूरे उसमें डले हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो पुराने वीडियो ज़रूर देख लें। और कोई क्वेरी है तो जो हम मेरा जो नंबर है 942439 और 6877 पे जो है आप ये बता दें, है ना, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके भाई।